आप सभी का इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। पिछली क्लास में हमने हॉब्स के सामाजिक समझौते से संबंधित सिद्धांत की विशेषताओं के बारे में चर्चा की थी। इस क्लास में हम हॉब्स के सामाजिक समझौता सिद्धांत की आलोचनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। आप जानते हो, हॉब्स ने अपनी पुस्तक लेवियाथन में सामाजिक समझौते सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या की थी। कुछ आलोचकों ने हॉब्स के सामाजिक समझौते से संबंधित सिद्धांत की कड़ी आलोचना की है, और जो आलोचनाएं की गई हैं वो निम्नलिखित तर्कों के आधार पर की गई हैं। पहला, मानव स्वभाव का दोषपूर्ण चित्रण। हॉब्स ने मानव स्वभाव का दोषपूर्ण, एकपक्षीय और नकारात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। हॉब्स के द्वारा प्राकृतिक अवस्था से पहले जो मानव स्वभाव का चित्रण किया गया है वो पूर्णतया नकारात्मक ढंग से किया गया है। हॉब्स मनुष्य को घोर स्वार्थी, कपटी, क्रूर आदि बतलाते हैं, जबकि आप जानते हो मनुष्य में अन्य अच्छे गुण भी पाए जाते हैं, जैसे उदारता, सहानुभूति, दयालुता, परोपकार की भावना, प्रेम आदि मानवीय गुण भी हॉब्स में पाए जाते हैं। हॉब्स इस प्रकार के गुणों के बारे में बिल्कुल चर्चा नहीं करते हैं और केवल मनुष्य के जो अवगुण हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। यानी मनुष्य के स्वभाव का एक पक्ष को अपने सामने हॉब्स रखते हैं और मनुष्य की जो पार्श्विक प्रवृत्तियां हैं उन पर वो ज़्यादा से ज़्यादा बल देते हैं। तो ऐसा एक पक्षीय दृष्टिकोण किसी भी राजनीतिक सिद्धांत के निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है। तो सबसे पहले जो आलोचना है वो यही है कि हॉब्स मनुष्य के स्वभाव की एक पक्षीय अपने सामने एक ही पक्ष रखते हैं। जो नकारात्मक दृष्टिकोण है वही अपने सामने रखते हैं, मनुष्य की अच्छाइयों के बारे में कभी चर्चा नहीं करते हैं। तो इसलिए हॉब्स के सामाजिक समझौते से संबंधित सिद्धांत की आलोचना की जाती है, क्योंकि एक पक्ष को लेकर कभी भी राजनीतिक सिद्धांत का निर्माण नहीं हो सकता। दूसरी जो महत्वपूर्ण आलोचना है सामाजिक समझौते की वो है प्राकृतिक अवस्था के बारे में। हॉब्स के सामाजिक समझौते के सिद्धांत के आलोचक हॉब्स के द्वारा बताई गई प्राकृतिक अवस्था को अनैतिहासिक, असत्य और अस्वाभाविक बताते हैं, क्योंकि हॉब्स हमें ये बताते हैं कि प्राकृतिक दशा में मनुष्य एकाकी रहता है और ऐसी दशा में रहता है जिसमें हत्या, हिंसा, छल कपट आदि का बोलबाला था। किंतु वही मनुष्य सामाजिक समझौता हो जाने के उपरांत सामाजिक बनकर, पहले जो एकाकी रहता था, एकल रहता था, वो सामाजिक बनकर शांतिपूर्ण समाज में रहने लगता है। तो मनुष्य के स्वभाव में ये अचानक परिवर्तन कैसे हो जाता है कि प्राकृतिक अवस्था में तो वो पार्श्विक प्रवृत्तियों के साथ रहता है और जो ही सामाजिक समझौता होता है तो वो शांतिपूर्वक ढंग से रहने लगता है। तो मनुष्य के स्वभाव में ये परिवर्तन कैसे होता है अचानक, इस बारे में हॉब्स ने कोई ज़्यादा चर्चा नहीं की है। इसलिए आलोचक उसकी प्राकृतिक अवस्था या प्राकृतिक दशा को असत्य और अस्वाभाविक बताते हैं, क्योंकि जो मनुष्य एकाकी रहता है, हिंसा, छल कपट, प्रपंच, षड्यंत्र आदि का सहारा लेता है, वो अचानक अपने स्वभाव में परिवर्तन करके संघर्षपूर्ण जीवन को छोड़कर
आपस में सहयोग की भावना के साथ किस प्रकार समाज में रहने लगता है, इसकी व्याख्या होब्स ने अपने सामाजिक समझौते से सिद्धांत में नहीं की है। इसलिए आलोचक इस बात की आलोचना करते हैं कि होब्स के द्वारा बताया गया प्राकृतिक दशा असत्य है, अस्वाभाविक है। होब्स के सामाजिक समझौते के सिद्धांत की तीसरी जो आलोचना की जाती है वो है प्राकृतिक दशा में होब्स प्राकृतिक अधिकारों की बात करते हैं, जो कि आलोचकों ने असंगत माना है। होब्स प्राकृतिक दशा में प्राकृतिक कानून या प्राकृतिक अधिकार होने की बात करते हैं, जबकि आलोचकों का मानना है कि प्राकृतिक दशा में या प्राकृतिक अवस्था में जो कि अराजकतापूर्ण थी, संघर्ष की अवस्था थी, उसमें कोई प्राकृतिक अधिकार नहीं हो सकते। तो इस बात के लिए भी आलोचना होब्स के सामाजिक समझौते के सिद्धांत की जाती है, क्योंकि जो प्राकृतिक दशा थी वो निरंतर संघर्ष की अवस्था थी, अराजकता की दशा थी, चारों ओर जीवन और मृत्यु के बीच में मनुष्य रहता था। तो उस अवस्था में भी होब्स प्राकृतिक अधिकार की बात करते हैं, जबकि आलोचक इस प्रकार की प्राकृतिक अधिकार होने की बात को बुद्धि संगत या न्याय संगत नहीं मानते हैं। जब समाज एक अराजक अवस्था में रहता हो, वहाँ प्राकृतिक अधिकार की बात करना बेमानी होता है। इसलिए भी आलोचक इसकी सामाजिक समझौते से संबंधित सिद्धांत की प्राकृतिक अधिकारों के आधार पर आलोचना करते हैं। चौथी जो महत्वपूर्ण आलोचना है वो आलोचक कहते हैं कि मनुष्य के स्वभाव की धारणा अतार्किक है, क्योंकि होब्स ये कहते हैं कि मनुष्य आदिम समाज में एकाकी रहता है, एकल रहता है। प्राकृतिक दशा में मनुष्य को होब्स एकाकी बताते हैं, जबकि हम ये जानते हैं कि मनुष्य कभी भी एकल नहीं रहा, हमेशा उसमें सामाजिकता का भाव रहा है। और ये ऐतिहासिक तथ्य भी है कि मनुष्य कभी अकेले नहीं रहे हैं, वो किसी न किसी प्रकार के समूह है या समाज या कबीले में हमेशा रहते आए हैं। तो आलोचक इस बात की भी आलोचना करते हैं कि वो मनुष्य को एकाकी बताते हैं, जबकि ऐतिहासिक आधार पर ऐसे कोई तत्व या ऐसे कोई साक्ष्य हमें नहीं मिले हैं कि मनुष्य कभी अकेला रहा है, क्योंकि मनुष्य हमेशा किसी न किसी समूह में, कबीले में या समाज में रहा है। तो होब्स के द्वारा बताई गई मानव स्वभाव की धारणा भी अतार्किक है, तर्क पर खरी नहीं उतरती है। इस बात के लिए भी आलोचक उसके सामाजिक समझौते की सिद्धांत की आलोचना करते हैं। पांचवी जो आलोचना है वह है होब्स निरंकुशता का समर्थन करते हैं। होब्स सामाजिक समझौते के द्वारा स्थापित राज्य या संप्रभु पर किसी भी प्रकार के नियंत्रण नहीं रखना चाहते, और वो जो राज्य या जो संप्रभु होता है वो पूर्णतया निरंकुश होता है। उस पर न कानून का अंकुश रहता है, न व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का कोई अंकुश रहता है। तो होब्स अपने लेवियाथन या संप्रभु को सारे अधिकार सौंप देते हैं और मनुष्य को अधिकार शून्य कर देते हैं और पूर्णतया लेवियाथन का दास बना देते हैं। तो इस बात के लिए भी आलोचक होब्स की आलोचना करते हैं कि होब्स मनुष्यों को अधिकार विहीन करके सारे के सारे अधिकार अपने संप्रभु या लेवियाथन को सौंप देते हैं। तो इन बिंदुओं के आधार पर आलोचकों के द्वारा होब्स के सामाजिक समझौते के सिद्धांत की आलोचनाएं की जाती हैं।
हालांकि इन आलोचनाओं के बावजूद भी होब्स का सामाजिक समझौते से संबंधित सिद्धांत का कहीं न कहीं महत्व जरूर है। वो इस बात में है कि उन्होंने राज्य के बारे में जो धारणा प्रस्तुत की है वो सत्य के निकट है। उन्होंने सामाजिक समझौते के सिद्धांत के द्वारा ये सत्यापित किया कि राज्य न तो ईश्वर के द्वारा स्थापित है, यानी देवीय संस्था है, न ही किसी प्राकृतिक विकास का परिणाम है, बल्कि ये मनुष्यों के द्वारा अपनी कुछ निश्चित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बनाई गई एक कृत्रिम संस्था है। और हॉब्स की जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है, इसी के आधार पर उन्होंने अपने संप्रभुता की धारणा प्रतिपादित की थी।